बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूँ मिर्ज़ा शफ़ीक आपके साथ और सच के साथ। और मेरे साथ आज हैं हस्बे मामूल हस्बे रिवायत सच के मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदार कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। और मैं हूँ मिर्ज़ा शफ़ीक। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम अपना काफ़ी मुद्दत के बाद प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और आप इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद भी होंगे और आप इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा भी रेगुलर उस तरीकों का निज़ाम लगाएँ। शौकत साहब से चलने से पहले मैं बता दूँ कि एक छोटी-सी बात है कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, मुआशी हालात हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, किस डगर पे हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन एक बात हुई, वो मैं अगले प्रोग्राम में शौकत साहब से बात करूँगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस रियासत जिस रियासत को मैं अपना वतन कहता हूँ, जो मेरी रियासत है, जिसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि इसकी एक खुद मुख्तारी और आज़ादी हो, ये मुकम्मल एक रियासत हो। वहाँ का एक वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि इनलैंड रेवेन्यू बोर्ड का जो चेयरमैन लगता है वो 30 करोड़ से 50 करोड़ तक रिश्वत देता है। वो कौन लेता है? चीफ एग्ज़ीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है और वो बताए अवाम को कि कौन लेता है। उसकी ज़ुबान में इतनी ताकत होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो ये तो बता दे कि वो 50 करोड़ लेता कौन है। और फिर वो टैक्स जो अरबों रुपए किसी फैक्ट्री से लेना होता है, उसको 40-50 करोड़ में कन्वर्ट कौन करता है? ये उस प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए ताकि पता लगे कि अगर वो अपने आप को मुखलस समझता है, कश्मीरियों के लिए वो रहनुमा समझता है, उसको बताना होगा। चलते हैं शो के साथ बात। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। ये मैंने एक अगले प्रोग्राम इस पे करेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन आज मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ कि इस गंगा में कौन-कौन, बहती गंगा में से कौन-कौन जो जल लेता है और कौन अपना मुँह धोता है। शौकत साहब, आज हमारा प्रोग्राम है 30-35 मिनट का होता है, तो मैं ज़्यादा आपका आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको टाइम चाहिए। पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, जो मुआशी हालात हैं, वो किस डगर पे जा रहे हैं, क्या करते हैं, क्या होता है, सियासी बहरान क्या है, कल जो कुछ हुआ वो क्या हुआ, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कैसे होती हैं, उसके पीछे क्या होता है। एक आज मेरा 3 जो सवाल हैं आपके साथ। पहला सवाल मेरा है कि ये मरदमशुमारी हो रही है और मरदमशुमारी का असल माना तो यही है कि लोगों को गिने कितने लोग इस ममलकत में, इस जगह पे रहते हैं। अब बात ये आती है कि रियासत आज़ाद, जिसको हम अभी आज़ाद कश्मीर में इसलिए कहता हूँ कि लोग जानते इस नाम से हैं, तो मैं अगर इस तरह कहूँ तो वो जानेंगे नहीं। आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे मरदमशुमारी हो रही है। वहाँ पे आज भी मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ मीरपुर के अंदर 50 से 60 हज़ार गैर रियासती लोग मौजूद हैं। रवलाकोट के अंदर भी 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार होंगे। कोयरट्टा, कोटली, मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम, चकार हर तरफ हैं। अब जब वो लोगों की मरदमशुमारी भी इसी खानों में आ जाएगी, उसके लिए क्या काम करना चाहिए कि हमारी अपनी जो शनाख्त है, हमारी आबादी का जो तनासब है, वो वहाँ पे कमज़ोर ना हो, कम ना हो? पहला सवाल ये है आपसे आज। बुनियादी मसला ये है कि मर्दश मर्दमशुमारी जो है, जी, ये हर दौर में, हर हुकूमतों में, और बिलखुसूस जब से नेशन स्टेट हमारे जब वजूद में आई हैं, तो उस वक्त तो ज़्यादा ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से मर्दमशुमारी का आगाज हुआ। लेकिन तारीख बताती है कि जब से इंसानी माशरा थोड़ा सा भी ऑर्गेनाइज शक्ल में आया, तो इसका आगाज हो गया। यही वजह है कि तारीख हमें मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ ज़बानों, इन सब का इर्तका हमें बताती है। तो लिहाजा किसी भी माशरे के लिए मर्दमशुमारी की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि जब भी कोई रिसर्च स्कॉलर किसी खित्ते का की रिसर्च करना चाहे, तो वो मर्दमशुमारी के जरिए ये जानकारी पहले ही हासिल कर लेता है कि यहाँ कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, यहाँ यहाँ का लोगों की जो कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है। तो ये सब चीजें जो है वो मर्दमशुमारी के खाने में बरसा बर से जो एक प्रोफार्मा है,
उसमें जबानों का भी ताल्लुक है, जबानों के खाने भी होते हैं। इवन पाकिस्तान में भी आप देखें कि से डिजिटल मर्दमशुमारी पे जो है वो काफी हद तक है, सिंध के अंदर भी, कराची के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, हर जगह लोगों के एतराजात हैं, क्योंकि इसमें तारीखी जो जबानें हैं, जो लोगों की अपनी जबानें हैं, जिनको आमतौर पर हम लोकल लैंग्वेजेस भी कहते हैं, तो बेसिकली दो तरह की जबानें होती हैं, एक कौमी जबान होती है और एक लोकल जबान होती है। जी आ, कुछ बोलियां भी होती हैं जो जो जिनको कहा जाता है कि एक्सेंट। जी जैसे फर्ज करें कि हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, जी। तो हमारे लोकल जबान तो शायद है उसकी जो जो एवोल्यूशन है, ओरिजिन है, वो एक ही जैसा हो, लेकिन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रहने की वजह से हमारे एक्सेंट में या बाज लफ्जों की प्रोनाउंसिएशंस में फर्क हो। इसी तरीके से, क्योंकि इसी से ये ये जो मर्दमशुमारी का ताल्लुक होता है, ये एक स्टेट यानी डोमिसाइल से भी ताल्लुक रखता है कि कौन, जब आप जबानों की निशानदेही करते हैं तो किन जबानों का किस खित्ते के अंदर इर्तिका हुआ है, उससे ये भी पता चलता है कि स्टेट सब्जेक्ट कौन है, यानी वहां की जो मकामी आबादी है वो कौन से असल लोग हैं। असल आबादी कौन सी और है? यानी असल आबादी कहें, मकामी आबादी कहें, और इमिग्रेंट कौन से हैं, हम्म ताकि स्टेट के पास एक इंफॉर्मेशन हो करंट, मतलब एक्यूरेट, कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी तहसील के अंदर, किसी भी टाउन के अंदर किस तरह के लोग आबाद हैं, और वो कौन से बशिंदे जो है वो असल बशिंदे हैं, इसी धरती से ताल्लुक रखने वाले हैं, स्टेट सब्जेक्ट हैं, और कौन से लोग रोजगार की गर्ज से या मुख्तलिफ जो अगराज हैं, जैसे कई एक लोग हैं जो माइग्रेट करके कराची चले जाते हैं, लेकिन उनकी उनकी जो जन्म भूमि है, शायद वो खैबर पख्तूनख्वा की हो, या वो पंजाब की हो, या वो कश्मीर की हो, या वो गलगित की हो, लेकिन तो जब कराची का सेंसस होगा तो उसमें अगर जुबान का खाना नहीं होगा, हम्म तो ये पता लगाना कि कराची के मकामी बाशिंदे कौन से हैं, सिंध के मकामी बाशिंदे कौन हैं, उनकी तादाद कितनी है, और इसमें इमिग्रेंट कितने हैं जो हम्म बाहर से आए हैं, और हम्म उसकी कोई भी वजह हो सकती है। रोजगार की एक बड़ी वजह तो लोगों का माइग्रेशन में रोजगार का बड़ा ताल्लुक है। हम्म जब आप ये खाना नहीं रखेंगे, हम्म तो इसका मतलब ये है कि आप हैं बेसिकली मर्दमशुमारी नहीं कराना चाहते, बल्कि आपकी नीयत ये है कि इस तरह आबादी को, के इनखला को, और उनकी उनकी उन शनाख्तों को मिटा के रख दिया जाए कि किसी के पास अपना सच्चा होने का कोई दावा ही ना रहे। शौकत साहब, एक छोटी सी बात। लिहाजा ये जो, जी जी, हाँ मैंने हाँ, इसी पे आपका एक आपने बात की और इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। आपने कहा कि वो जुबान, मेरा ख्याल है मादरी जुबान का खाना होना चाहिए, सिर्फ जुबान बोलने का नहीं। क्योंकि मैं मीरपुर में 5,000 लोगों को जानता हूँ जी माड़ी ना तुआड़ी कहते है पठान। नहीं नहीं, देखें बात यह है ना कि मादरी जबान का जहां तक ताल्लुक है ना, ये तो जाहिर है कि एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप रायशुमारी कराते हैं तो आदमी वही जबान के खाने में जाता है जो उसकी मादरी जबान होती हाँ है। जी, ठीक। यानी आ, वो ये इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड ठीक। कि जब आपको जुबान कहा जाता है, बोली वहां खाना होता है, मतलब कि कौन सी जबान आपकी है, कौन सी बोली है, जी और राज का तो एड्रेस लिखा ही होता है। जी जी। तो उससे जो है वो एक आदमी जो है, क्योंकि बहुत ऐसा बहुत कम होता है कि लोग हैं अपनी जबान कुछ पाए, और आजाद कश्मीर में ये कारोबार बरसा बरसे जारी है, लेकिन जो यानी हुकूमत पाकिस्तान की जानब से और मोस्टली लोगों को ये बताया गया है, पढ़ाई के दरमियान भी, मुख्तलिफ तकारीर के जरिए भी, कि आपकी जबान जो है वो उर्दू है, और लोग अपनी उसी प्रोपोगेशन के अंदर आमतौर पर उर्दू
लिखते यानी हैं। जुबान के खाने में उर्दू लिखते हैं, वो समझते हैं कि हम उर्दू बोलते हैं लिखते हैं, तो लिहाजा हमारी जुबान उर्दू हो गई। लेकिन पहले जो मर्दमशुमारी करने वाले लोग थे, वो गांव गांव जाते थे, वो पूछते थे यहाँ मर्द कितने रहते हैं, औरतें कितनी रहती हैं, बच्चे कितने हैं, और उनकी जबानों को वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे भी वो खाना होता था। कश्मीरी, पहाड़ी, हैं, जी अ, जी। कई जगहों पे मीरपुरी भी लिखा होता था, पुंछी भी लिखा होता था, ये ओब्लिक करके। तो लिहाजा जो आदमी मर्दमशुमारी करता था, मोस्टली मर्दमशुमारी में जिन लोगों की मदद ली जाती थी वो दो तरह के लोगों की ली जाती थी। एक तो जो टीचर्स होते थे, और दूसरे जो है वो रेवेन्यू से ताल्लुक रखने वाले। पटवारी वो गिरदावरी। चाहे व्यापारी हो, गिरदावर हो, तहसीलदार हो, यानी रेवेन्यू से ताल्लुक रखने वाले ये लोग जो है ना बेसिकली सेंसस में इन्वॉल्व होते थे। और वो लोगों की जो है ना, अच्छा वहां उस खाने के अंदर ये भी होता था कि आपकी मलकियती जमीन कितनी है। बिल्कुल। तो इससे ये यानी जब आप जमीन के खाने में मलकियती जमीन का कि कितने कनाल की है, कितने एकड़ की है, तो उससे ये पता चलता है कि आप यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं। चूंकि खास करके रियासत जम्मू कश्मीर के कंटेक्स में जब हम कहेंगे कि मलकीती जमीन का जब खाना होगा, तो बोल। उस खाने में इस बात का इजहार, चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, रोल जो है वो 1927 में लागू किया गया था। उसके बाद जो नेशनलिटीज की डिफरेंट कैटेगरीज थी, तो रियासत का जो जिसको कहते थे पुश्तीनी बाशिंदा, बशिंदा। रियासत जम्मू कश्मीर दर्जा अव्वल। तो दर्जा अव्वल के वो लोग होते थे जिनके नाम पे जमीन होती थी और वो मलकियती होती थी। तो उससे ये पता चलता था कि ये शख्स जो है यहाँ का मकामी बाशिंदा है, इसी रियासत का बाशिंदा है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिजिटल के नाम से बेसिकली वो सारी शनाख्तें, जो जो खतरा है, वो खतरा ये है कि ये दरअसल है एक कंस्पिरेसी। ये जो मौजूदा मर्दमशुमारी है, वो लोगों के उस जमीनी तल्लक को, उस मलकीती तल्लक को, उस रियासती तल्लक को, ये उस खाने को खाली, उस खाने को ही गायब कर देने से मराद ये है कि जो लोग बसते हैं, अब उनकी शनाख्त क्या है, वो रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं नहीं है, बाशिंदे हैं तो उसका क्या सबूत है। तो दैट्स वाई इस दफा ये सबसे ज्यादा मुतनाज़ा इसलिए है, जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में भी एक बड़ी पैमाने पर रिजेंटमेंट है। और इस पे बहुत अच्छा काम किया है एक एनजीओ है सरदार आफ्ताब खान साहब की, जिसका नाम है कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो उन्होंने एक पिटिशंस भी, पब्लिक पिटिशंस भी वो की, जिसको डिफरेंट लोगों ने, हमारे लोगों ने भी उसको जी जी। साइन किया। वो साइन अब यह किया। है कि मुख्तलिफ बार एसोसिएशन भी ये जोर दे रही हैं कि यहाँ ये खाने होना चाहिए। और मेरा एम्फेसिस ये है कि इसमें मलकियती जमीन का खाना भी होना चाहिए, अ, ताकि रियासत रियासत के पुश्तनी बाशिंदे का इजहार हो कि यहाँ रियासत के पुश्तनी बाशिंदे जो दर्जा अव्वल हैं वो कितने हैं और इमिग्रेंट कितने हैं। शौकत साहब, आपकी बात जैसे ठीक। आपने आपने एक बात की निशानदेही की कि कई एक इमिग्रेंट्स जो है हाँ वो काफी अरसे से रहने की वजह से हाँ। वो मकामी बोलियां बोलते हैं। बिल्कुल। और अगर फर्ज करें कि एक आदमी जो है वो पुंछ में रहता है और वो पुंछी लिख देता है, एक आदमी मीरपुर में लिख देता पहाड़ी रहता है, लिख वो लो ना। मीरपुरी लिख लेता है, हाँ पहाड़ी लिख लेता है। हाँ। चूंकि देखे ना, ये तो आपने जो लैंग्वेजेस की जो कैटेगराइज किए हैं, जिनको रिकॉग्नाइज किया होगा, हम्म। डेफिनेटली जिलों की जबानों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, बल्कि ओवरऑल यहाँ जो लोग पंजाबी नहीं बोलते, कश्मीरी नहीं बोलते, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उनको दो कैटेगरीज में रखा गया है, एक पहाड़ी और दूसरा गोजरी। जी गोजरी जी। दो जबानें बेसिकली आजाद कश्मीर, यानी जो है जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर है, ऑक्युपाइड एरिया के अंदर, इन दो जबानों को एक तरह की मकामी हैसियत हासिल है ऑलरेडी। जी बिल्कुल, पहाड़ी और लेकिन गोजरी। पूरे खाने को ही गायब कर देने का मतलब यह है कि इसमें गवर्नमेंट की इंटेंशंस,
या जिन्होंने भी इसको इस प्रोफार्मा को बनाया है, वो दरअसल इस खित्ते के अंदर उनके अज़ाइम जो है वो दुरुस्त नहीं है। वो दुरुस्त इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्चर्स को भी नहीं देना चाहते, और मकामी आबादी के वो हुकूक जो मकामी बाशिंदा होने के नाते उन्हें हासिल हैं, उनसे भी किसी न किसी तरीके से मारूम करना चाहते हैं। लिहाजा इस खाने का अंदराज होना इसलिए जरूरी है कि खास करके एक मुतनाज़ा रियासत जहां हो या न हो, लेकिन एक होप है कि रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबल का फैसला रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों, जो रियासत के पुश्तनी बाशिंदे हैं, अगर 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 इसमें कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं किया जाएगा, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के पास इतनी ह्यूज आबादी है, और वो हुकूमतें तो किसी को भी माइग्रेट करने, किसी को भी किसी खित्ते के अंदर बसाने पे कादिर होती हैं। शेख साहब एक बात है, तो फिर तो वो वॉइसेस जो है वो तो एड्रेस ही नहीं होंगी, जिसको कहते हैं विल और विश ऑफ द पीपल, वो तो किसी अकाउंट में ही नहीं रहेगी। एक बात तो आपने, इसलिए चूंकि रियासत जम्मू एक मेरी बात सुन ले, चूंकि रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी रियासत है जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है कि इस रियासत के मुस्तकबिल का फैसला होना बाकी है। कई लोग इस पे पॉलिटिकली इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस जो है ये आपको एक ज्यूरिस्प्रूडेंस मुहैया करती हैं। ये आपको आपको जब आपको स्टेटमेंट देते हैं तो उस स्टेटमेंट की जो वेरिफिकेशन है, वो अगर यूएन रेजोल्यूशंस के स्पिरिट के, उसके टेक्स्ट के मगायर हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस खित्ते के अंदर कोई ना कोई बदमाशी हो रही है। अभी शोक साहब तो आपने ये मैं कहता हूँ, और इस पे इर्रिस्पेक्टिव कि किस पार्टी का पॉलिटिकल फेथ क्या है, कौन इंडिपेंडेंट चाहता है, कौन पाकिस्तान चाहता है, कौन हिंदुस्तान चाहता है, मैं ये कहता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल फेथ, यहाँ पे रियासत के यानी हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग तारीखी इकाइयां हैं, जिनकी तारीखी जबानें हैं, जिनका तारीखी कल्चर है, उनकी रिकग्निशन सेंसस के अंदर होना जरूरी होती है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कोई स्टेट किसी के वजूद से ही इनकारी है, शोक साहब अभी आपकी वो डिफेस कर रहा है। इसी में बात आता हूँ कि आपने जैसे फरमाया कि पुश्त आपके पास ज़मीन की इतनी होनी, ये खाना होना चाहिए, मादरी ज़बान जो भी अच्छा थोड़ी लैंग्वेज वगैरह। मैंने इसलिए अर्ज़ की है, इस पर मेरा एक है कि बहुत से लोगों ने अरसा दराज से यहाँ पे हमारी जो काली भेड़ें हैं, वो जो हमारे दफ्तरों में होती हैं, उसमें जो भी महकमे हैं, उनकी मदद से शनाख्ती कार्ड और स्टेट सब्जेक्ट भी बनवाए हुए हैं। ये आए रोज ये शोर पड़ता रहा है, ये पकड़े भी गए हैं, कोई 10,000 कहता है, कोई 5,000 कहता है। मैंने काफी तस्वीरें आपको फोटोज भी दिखाई थी एक दफा। तो अब बात आती है जब वो उन लोगों ने जमीनें भी जगह भी खरीद ली हुई है, बल्कि मेरे अपने नॉलेज में है कि मीरपुर में कई लोगों ने मकान खरीद लिए हुए हैं, दुकानें खरीद ली हुई है। अब जब वो जमीन की बात, मेरा जो फोक्स है कि इस मर्दमशुमारी में 3 चीजें बस्ट होनी चाहिए। उसकी जी मादरी लैंग्वेज जिस तरह आपने कहा फरमाया, उसके बाद उसकी पश्तीनी, और वो कितनी, उसके जो माँ बाप हैं वो कहाँ से हैं, वो कहाँ से रह रहे हैं। देखें, ता- बात यह है ना, बहुत जी सारी तो चीजें ऐसी हैं कि जिन पे गुफ्तगू भी की जा सकती है, जी जब तालबों में रखी भी जा सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ओवरऑल जो सेंसेस जी जिससे कि हमारी शनाख्त का, और जी खास करके मैं एक वो लोग जो जो किसी बदनीति से नहीं, जी बल्कि हालात के जबर ने उनको माइग्रेशन पे मजबूर किया, और वो जाके किसी इलाके के अंदर सेटल हो गए, और कहीं ना कहीं उस क्रैप्ट सिस्टम से स्पेस लिया। वो एक डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, उनके बारे में हमारा मौक़िफ़ डिफरेंट है। बात यह है कि वो लोग जब रियासत आपकी ओवरऑल शनाख्त छीनने के दर पे हो, तो देन डिजाइन्स का मसला होता है कि रियासत पर जो शब खून मारा गया है,
अब उस शब खून को लीगलाइज करने के, उसको गड़बड़ करने के, उसमें असल बशिंदों और इमिग्रेंट्स के दरमियान वो खत्ते इम्तियाज मटा के, तो दरअसल आप मकामी आबादी की जो वो ख्वाहिशें हैं, वो जो शनाख्तें हैं, वो मिटाने के दर पे हैं थ्रू सेंसेस। जी तो इसलिए हम कहते हैं कि बजाय इसके कि हम चीजों को लेंथी करें, जो सिंपल चीजें हैं, जी और अगर कोई आदमी फर्ज करें 20 साल से 30 साल से वही रह गया है, वो इंटीग्रेट हो गया है, तो चूंकि रियासत जम्मू कश्मीर जो महाराजा के दौर में भी एक कानून मौजूद था, तो उसको राइट टू लिव के जो राइट्स थे वो थे, लेकिन वो बशिंदा दर्जा अव्वल नहीं था, वो बतदरीज उसको कुछ मनाजिलें तय करनी पड़ती थी। लेकिन यह है कि उसकी शिनाख्त को भी रिकॉग्नाइज किया गया, और दैट शिनाख्त मस्ट बी रिकॉग्नाइज थ्रू द सेंसेस, ताकि हमें पता चले कि रियासत जम्मू कश्मीर के ओरिजिनल बशिंदे कौन से हैं और इमिग्रेंट्स कौन से हैं। और वो ये नहीं है कि हम कोई मतलब यह कि सदियों के सेंसस की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जब से ये रियासत यानी 1846 एक इस्तासना है जब इस रियासत का क्याम हुआ, और फिर यह है कि एक है 1948 जब इस रियासत को तकसीम किया किया गया जबरी तौर पर, तो जी पाकिस्तान के जेर इंतजाम आए। तो अब गलगित बल्तिस्तान का भी यही इशू है, और पीओके का भी, पीओजेके के लोगों का जो बुनियादी इशू है वो ये है कि मकामी आबादी को अकलियत में बदलने के लिए हुक्मरान एक डिजाइन के तहत लोगों को बसा रहे हैं, और वहां जो अमीर लोग हैं जिनके पास वसाइल हैं, उनको एक तरगीब दे रहे हैं कि इन इलाकों की जो अहमियत है, बिलखुसूस गलगित बल्तिस्तान में, यहाँ जाके जमीनें खरीदें, यहाँ जाके। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि गलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट है इसी वजह से कि वहां कुछ जमीनों को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये खर्च आए। हालांकि महाराजा के दौर में देखो, जी महाराजा के दौर में एक होती थी देश शामलात, जी यानी एक एरिया के रहने वाले लोग जहां किसी एक विलेज में रहते हैं, तो उनके माल मवेशियों के लिए सरकार जो है वो जगह जो जिसमें जंगल नहीं होता था, दरख्त नहीं होते थे, सरकार तो उस इलाके का एक खास हिस्सा उसको उसका नाम दिया हुआ था देश शामलात, कि ये इलाका, ये एरिया कॉमन कलेक्टिवली सब लोगों के लिए है। कॉमन और है देश शामलात कोई फर्द भी अपने नाम अलाट नहीं कर सकता। दूसरी बात होती थी कि जंगल, जंगल की जमीन पर तो सख्ती से कानून था कि ये किसी फर्द वाहिद को किसी भी शक्ल में अल्लाह किसी भी नाम से वो अलाट नहीं की जा सकती। और रिफॉरेस्टेशन का कानून था कि जहां कहीं अगर किसी कुदरती आफात की वजह से बड़े पैमाने पर दरख्त गिर जाते हैं, कोई तूफान आता है, तो उस खाली जमीन पे फौरी तौर पर जो है रिफॉरेस्टेशन की जाएगी, ताकि वो जमीन खाली ना हो। यहां जब से 1948 के बाद बाई डिजाइन जहां जहां भी इस तरह के हादसा पेश आते रहे, वहां रिफॉरेस्टेशन का काम नहीं हुआ। उसको कहते हैं जंगल की नंगी जमीन, यानी जहां जंगल के दरख्त नहीं है। तो बासर लोगों ने ये किया कि वो एक कानून बनाया गया 47 के बाद, कमी स्केल, कि जिन लोगों के पास जमीन जो है वो मतलूबा तादाद में नहीं है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए, चूंकि जो 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 यहाँ से जो इमिग्रेंट जो लोग हिजरत कर गए बाई फोर्स, उनकी जमीनों को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एवेक्यू प्रॉपर्टी, बैतल माल। मतरू के और बैतुल माल के लिए जो है वो ये कानून बनाया गया कि ये किसी फर्द को किसी भी मकामी फर्द को अलाट नहीं हो सकती। अलबत्ता आप इस जमीन को फॉर द टाइम बीइंग लीजिंग पे ले सकते हैं, यानी उसको काबिल इस्तेमाल बनाना, चूंकि वो पहले से काबिल इस्तेमाल काबिल काश जमीन थी, और लोगों को वो उस लड़ाई के नतीजे में जो अपनी जान बचा के यहाँ से डिस्प्लेस हो गए,
तो उन जमीनों को एवेक्यू प्रॉपर्टी कहा गया और उनके इस्तेमाल के लिए भी कानून बनाया गया है कि कोई भी मकामी बाशिंदा वो दरखास्त देके जो उसकी रकबे के करीब तरीन है तो वो उसको लीज पे ले सकता है। लेकिन लीजिंग का कानून ये था महाराजा के वक्त से भी और बाद अज़ां भी कि लीजक की जमीन को कभी भी आप अपनी मलकियत जमीन में दाखिल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस। तो तो ये जो जो फौजी हुक्मरान था जनरल हयात खान, एक मेरी बात सुन जी। रहे हैं। तो जनरल हयात खान ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये करार दिया कि एवैक्यू प्रॉपर्टी को मकामी लोग जो है वो कमी स्केल के कानून के तहत उसको अलाट करवा सकते हैं और उसके बाद वो एवैक्यू प्रॉपर्टी सारे ही मस्सर लोगों ने जो है ना, वो गरीब को तो कहाँ मिलती है। कोई और कुछ जो जो अलाटमेंट हुई थी माजरों को, उनको मकामी लोगों ने तो वो जो कब्जा करने नहीं दिया, थोड़े थोड़े पैसे देके तो उनसे अलाटमेंट चिट लेके तो पावर ऑफ अटर्नी ले लिया। तो ये हम्म। इस तरह की कानून के अंदर बहुत सारी सुकम्स मौजूद हैं जिसकी वजह से लोग फायदा उठाते रहे हैं और अब भी उठा रहे हैं। तो सर इस लेकिन इसका क्योंकि करंट इशू जो है वो है मर्दमशुमारी का, तो मर्दमशुमारी क्यों जरूरी है रियासत जम्मू कश्मीर के कंटेक्स में। मैं सिर्फ यहाँ के कंटेक्स में नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हर जगह पंजाब में हो तो पंजाब की सारी जबानों का कालम उसमें मौजूद होना चाहिए ताकि लोग जो है वो जो पुठवारी हैं तो वो पुठवारी लिखें, जो पंजाबी हैं तो वो पंजाबी लिखें, जो सराइकी हैं तो वो सराइकी, चूंकि सराइकी एक बहुत बड़ी बोलने वाले लोगों की तादाद है और तो ये सर मौजूद है वहाँ। इस तरह जी वक्त बड़ा जी। हमारा कलील है। हाँ, बात यह है कि तो हमको मैं बस मैं रियासत के बारे में इस बात पे करनी। इतनी बात करना हमें चाहता हूँ। रियासत के पंजाब के मामला तो वो देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और सिंध के नहीं, भी मैं देख ये कहता रहे हूँ कि हैं, ये देख रहे वहां वहां के हैं। खानों में ये चीजें मौजूद हैं तो वाई नॉट हमारे इन भी होनी आजाद चाहिए। कश्मीर। हमारा तो आसान सा तरीका है कि हाँ, हमारी जो मादरी लैंग्वेज, हर हमारी खित्ते की जो मुख्तलिफ जो जुबानें हैं उनका शिनाख्त होनी चाहिए, उनकी हाँ, पहचान होनी चाहिए। ये तो अच्छा जी 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 सर, बात यह है कि अभी अगला एक सवाल है कि इमरान खान साहब, एक सर्वे हुआ, जी। उनकी मकबूलियत जो है वो 60% है, पता नहीं हाँ, 50% है। और उसके बाद कल जो हाँ, देखा वो पाकिस्तान जो लाहौर में मामलात हुए, तो 1,500 2,000 बंदे थे, तो पुलिस ने वो 2-3 वाटर कैने मारी, चले गए। खवातीन चीखती रही, चिल्लाती रही कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। और उससे एक दिन पहले मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा ने एक वीडियो लीक कर दी कि जी हमारी जो खवातीन है वो ये मतलब ये जो मकबूलियत है ये कैसी है, आप क्या समझते हैं? देखें बात यह है इस सर्वे पे बहुत सारे लोगों ने तबसरा किया है। हम्म। इस सर्वे को ऑर्गेनाइज करने वालों ने बड़े टेक्निकल अंदाज में हम्म। इमरान खान साहब को एक सिंगल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। हम्म। बाकी पार्टियों के दो दो तीन तीन चार चार नाम रखे हैं। हम्म। अब फर्ज करें मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के जो पॉपुलर लीडरों की फहरिस्त मरतब करवाई गई, हम्म। उसमें तीन नाम दिए गए। हम्म। एक तो टॉप पे नवाज शरीफ साहब, हम्म। दूसरे उन्होंने मरियम नवाज साहिबा और तीसरे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब। हम्म। अब बिल तरतीब अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 36%, मरियम नवाज साहबा आई थिंक 34%, हम्म। और इसी तरीके से जो शहबाज शरीफ है वो भी 30 कोई हो गया, 30। 33 33 के करीब हैं। और उस पे पीपल्स पार्टी के साथ भी यही किया गया। हम्म। वहां भी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल। जो बिलावल भुट्टो को वो किया गया। हम्म। लेकिन पीटीआई में कोई तीन नाम नहीं दिए, कोई दो नाम नहीं दिए, हम्म। बल्कि एक सिंगल लीडर दिए। हम्म। तो अब अगर सेंसस जो है वो आपने पॉलिटिकल पार्टीज की पॉपुलैरिटी का लेना है तो फिर तो आप तीन चार पार्टियों या 10 पार्टियों या जो उस मुल्क में रहती हैं उन सब के पर आप लें कि कितने परसेंट, कितनी किसी पार्टी को पॉपुलैरिटी हासिल है। और अगर आप हैं किसी पार्टी के लीडरों का तकाबल कराना चाहते हैं तो हर पार्टी के एक सिंगल लीडर को मेंशन करें। हम्म। अब सपोज मैं अगर ये कहता हूं कि जो सपोज मैं नून लीग का वोटर हूं, हम्म।
और मैं नवाज शरीफ साहब को पसंद करता हूँ। एक हम्म, दूसरा बंदा है जो नून लीग का ही वोटर है, वो पसंद करता है मरियम नवाज को। मरियम नवाज साहिबा को। एक तीसरा भी वोटर है, वो शहबाज शरीफ साहब को। तो आपने नून लीग के लोगों को तीन में तकसीम कर दिया और पीटीआई के लीडर को सिंगल। तो इस तरह आपने, तो ये मैं इस कंसेंसस को, और इस पे बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली नया दौर का के प्रोग्राम में जो सोरवर्दी साहब हैं मुजम्मल सोरवर जी। उनने भी हैं क्या, मुजम्मल सोरवर। मुजम्मल सोरवर्दी, उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है, और इस पे उनके एतराजात भी तकरीबन इसी तरह के हैं। तो लिहाजा ये जो है ये देखें, आमतौर पर दुनिया में जब एग्जिट पोल करवाए जाते हैं या किसी पार्टी की या किसी लीडर की पॉपुलैरिटी को जांचने के लिए कोई फॉर्मूला बनाया जाता है, तो वो जेन्युइनली जानना चाह रहे होते हैं। पाकिस्तान में आमतौर पर इस तरह के एग्जिट पोल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, और उसमें ऐसी 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 ट्रिक्स शामिल की जाती हैं जो एक आदमी जो जिसको पसंद करता है किसी पार्टी के अंदर, वो उसको टिक मार कर देता है। आपने आपने उस बड़ा एक खास नुक्ता भी है इस सेंसस में कि 50% लोगों ने एक ये भी था कि न्यू पार्टी मांगी है। के हक में कितने लोग हैं, हम्म, और उसकी लीडरशिप की कुछ मतलब ये ऑनेस्ट हो, ये हो वो। तो हम्म, 50% लोगों ने तो एक नई पार्टी के मतलब ये कि इन तीनों पार्टियों पे या उन इस वक्त तक जो पार्टियां हैं उन सबके खिलाफ ही वोट दे दिया है। तो कहे की पॉपुलैरिटी और कहे की चीज रहती है। तो इस सेंसस को मैं ये समझता हूं कि ये एक डिजाइन के तहत तरतीब दिया गया है। ये कोई इमरान खान के हक की बात नहीं है, ये बेसिकली डीप स्टेट है का इसमें इनपुट शामिल है। क्योंकि बरसा बरस की जो ख्वाहिशें हैं, जैसे सूबों को अख्तियार ना मिले, इसी अख्तियार की इस स्ट्रगल के अंदर पाकिस्तान दो लख्त हो गया। आपने बंगालियों को उनके राइट्स नहीं दिए, अल्टीमेटली उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि वो उन्होंने अलग हो हमें जाए। उन्होंने हमें हाँ? वो कहते 2 टके का नहीं छोड़ा। उसके बाद आप ये देखें कि 18th अमेंडमेंट है, ये टाक शो वैसे नहीं होते। ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो जब कहती है कि मरकज इतना कमजोर हो गया, सूबे इतने ताकतवर हो गए, तो बेसिकली भाई मरकज बनता किससे है? अगर पॉपुलेशंस को इररिस्पेक्टिव कि वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो बलोच है, वो सराइकी है, वो कश्मीरी है, वो गलगित बल्तिस्तान का है, उसको अगर कोई राइट है मुंतकिल होते हैं, ट्रांसफर होते हैं थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो किन के पेट में मरोड़ पड़ता है? जाहिर हम्म, है उन पॉलिटिकल पार्टीज के को तो नहीं मरोड़ पड़ेगा जिन्होंने पावर्स जो है वो ट्रांसफर की है, वॉलंटियर की है, विजडम के साथ की है। ये उन्हीं को है जो एक मजबूत मरकज के नजरिए के तहत सारे वसाइल जो है उन पे काबिज रहते थे। सूबों के अख्तियार को ना मानना मतलब ये होता है कि मकामी आबादी के किसी अख्तियार को ना मानना। जी। तो लिहाजा इन सेंसिस में इन चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है, जिसमें बदमाशी शामिल होती है, बेईमानी शामिल होती है, और एक मतलूबा नताज का रिजल्ट लाना होता है कि ताकि। और मैं एक बात, सॉरी टू से एक बात कह के मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं हम्म, कि पॉलिटिक यानी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन चीजों को, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जिन चीजों को अलो करता है वो मेक श्योर की जानी चाहिए। इलेक्शंस जो है वो वक्त पे होने चाहिए, चाहे उसके कोई नतज हो। ये फौजियों की तरह नहीं सोच रखना चाहिए कि जब तक मतलूबा नतज बरामद नहीं होंगे, हम 10 साल तक, हम 15 साल
तक मुसल्लत रहेंगे। इलेक्शंस बाय ऑल मींस होने चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए, लेकिन ना माशी कमजोरियों का और ना ही मतलब यह कि किसी और बदमाशी का। शौकत साहब, एक ये तरफ एक स्टेट अवे है। देखिए, जी एक जी। तरफ एक तरफ इतने पैसे नहीं है हुकूमत के पास कि वो लोगों को आटे पे सब्सिडी दे सके। एक तरफ इतने पैसे नहीं है कि अस्पताल में दवाइयाँ जा सकें। एक दफ़र इतने पैसे नहीं है कि किसी गरीब को कुछ ज़कात की फंड में दिया देखिए जाए। तो इतने पैसे कहाँ से लाएँगे? वो अलीम आज साहब, इलेक्शन कराए, 4 महीने के बाद फिर इलेक्शन कराएँगे। अलीम साहब, मैं इस प्रोपगंडे को बाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने आईएमएफ का वो सारा प्रोग्राम पढ़ा है। हुँ, हुँ, ये हुकूमतें, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हुँ, ग्रेड 17 के एक अफसर की मराद को डिफेंड करे और दूसरी तरफ गरीबों पे महंगाई का तूफान ला दे, हुँ। आखिर इसका मतलब यह है कि आपके पास को डिस्टिंक्शंस है कि एक बड़े आदमी की सहूलतों को ये होना चाहिए और उसके मफाद पे कोई जक नहीं पहुंचनी चाहिए, और एक गरीब आदमी है। तो आप जब जनरल सेल टैक्स, दूसरे टैक्सेस, तीसरे टैक्सेस, फिर महंगाई, फिर तो पाकिस्तान वाले रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेट कहां से कर रहे हैं? आटे से, चीनी से, सब्जियों से, दालों से, चावलों से। और लोगों पे महंगाई का, अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस जो है वो कुछ और है, तो नहीं, उन्होंने अपने टैक्सेस लगा के ऑयल की प्राइस वो देनी है जिससे कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। एक रीजनेबल प्रॉफिट को शायद कोई भी नहीं वो करेगा। तो सो 2 दैट मिनट पाकिस्तान के ये तो एक मेरी बात सुन जी, लीजिए। पाकिस्तान के ये जो सो कॉल्ड क्राइसिस हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस जिनको कहा जाता है, जी। ये पाकिस्तान के अपने पैदा करदा हैं। और आज भी अगर वहां ये कंसेंसस बिल्ड करके, तो जो लल्ले तलल्लों में हुँ, ये रेवेन्यू को अपनी अय्याशियों पे खर्च कर देते हैं, दिफा के नाम पर किसी और को दे देते हैं, अय्याशियों के नाम पर जजेस को फ्री ऑयल और ह्यूज किस्म की तनख्वाहें देते हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एक रिजनेबल सैलरीज, देखो आपके पड़ोस में इंडिया है, अगर आप आपके ऑफिसरों की, आपकी ब्यूरोक्रेसी की, आपके जजेस की तनख्वाहें अगर एक इंडियन 17 ग्रेड के ऑफिसर से 10 गुना ज्यादा हैं, तो फिर आपको तो अपने मुल्क की इकोनॉमी को अपने एक वसाइल के ताबे, यानी उतनी चादर, उतने पांव फैलाएं जितनी आपके पास चादर है। 1 मिनट रह गया है और आखिरी सवाल जो था ना वो मेरा बड़ा था, उसका जवाब अभी हाँ और या ना में मिलना है आपसे मुझे। जी जी क्या जनरल फैज़ हमीद जी। का कोर्ट मार्शल होगा? जनाब, कोर्ट मार्शल होगा, और एक जनरल फैज अमीन का ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक, वो तमाम लोग जो इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस थे, वो चाहे चीफ हो या चाहे कोई अफसर हो, ये मरहला आ गया है। ठीक है। क्योंकि आर्मी की सुप्रीमेसी ऐसे बरकरार नहीं रह सकती अगर, तो उसकी 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 यूनिटी को, उसके डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए ये सब कुछ जरूरी है, और ये ये होगा। खत्म हो गया है। मोहतरम नाज़रीन, वाहिद। से मैंने आपने शौकत साहब की बातें सुनी, अभी कल फिर हाज़िर हूँगा मैं इसी तरह सच के साथ, और फिर अगला चैप्टर चलेगा कि कश्मीर रियासत में एक वज़ीर-ए-आज़म कैसे कहता है कि 30 करोड़ के साथ एक इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर मुतय्यन होता है और फिर वो कौन लेता है पैसे, हम इस पे ही बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफ़िज़ जी।